हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, फर्स्ट ग्रेड की हम प्रिपरेशन कर रहे थे और उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके चल रहे थे। तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें 11th-12th का लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पेपर उसमें क्वेश्चन आते हैं। 12th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है, आज उसके एक चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सारी ही बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। तो आप लोगों के लिए आज मैं, क्योंकि मुझे लगा कि आपको पढ़ाना चाहिए, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं, जो चैप्टर्स दिए गए हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए हो, चाहे सेकंड पेपर, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण। आप देखिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का वैभवपूर्ण अतीत है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हैं, बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण है, मुगल आक्रमण और उसके प्रभाव है, उपनिवेशवाद है, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। ये दो चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत, क्योंकि राजस्थान का जो स्वाधीनता संग्राम या एकीकरण है 1857 की क्रांति, ये तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। राजस्थान के अगर आप किसी भी एग्जाम को लेके चले, सभी में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है हमारा भारत का वैभवपूर्ण अतीत। अब देखिए, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उनको हाईलाइट कर रखा है। तो हम पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। आप दिया गया है कि भारत एक भूखंड, एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। ये किस में उल्लेख मिलता है? तो देखिए, ये जो उल्लेख मिलता है, ये विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि भारत जो है एक भौगोलिक इकाई के रूप में है। इसके उत्तर में बर्फीले पर्वत हैं, दक्षिण में उत्तर में बर्फीले प्रदेश, और दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम क्या है? उसका नाम भारतवर्ष दिया गया है। और हम सभी क्या है? भारतीयों की संतान है। इसका जो अधिकांश देखिए भाग है वो कौन से, इसमें कौन से वातावरण का क्षेत्र पाया जाता है? तो मोस्टली अगर देखें तो उष्ण कटिबंधीय वातावरण का क्षेत्र इसमें पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान से एक बार पैराग्राफ आप वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपके लिए अंडरलाइन करे हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इसमें भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत दिए गए हैं, तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आप देख लीजिएगा, इतिहासकार का मूल मंत्र क्या होता है कि नामूल लिखते किंचनति, अर्थात उतना ही लिखना चाहिए, बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास के देखिए महत्वपूर्ण स्रोत जो है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक साहित्यिक स्रोत होते हैं और एक पुरातात्विक या पुरालेखी स्रोत होते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन की भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो साहित्यिक और पुरातात्विक या पुरालेखी स्रोत होता है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो देखिए, साहित्यिक स्रोत हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आता है धार्मिक साहित्य, जिसमें कौन कौन से साहित्य आते हैं? ब्राह्मण साहित्य आता है, बौद्ध आता है और जैन साहित्य आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट है धर्मेतर साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण जितना भी है वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। थर्ड, इसमें वंशावलियां दी गई जो इतिहास के स्रोत के रूप में इसमें शामिल है। अब देखिए, पहला पॉइंट है हमारा साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन दिए गए हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला धार्मिक साहित्य ब्राह्मण साहित्य है। अब ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन अगर देखें तो किसको माना जाता है? वेदों को माना जाता है। और वेद जो है हमारे जो वेदों के द्वारा संपूर्ण आर्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेद क्या है? वेद ज्ञान का भंडार है, ये समृद्ध भंडार है। वेदों में ज्ञान का समृद्ध भंडार माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद माने जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, ये जो है पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते ही हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है।
सर्वाधिक प्राचीन वेद अगर देखें तो कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद में टोटल अगर देखें तो 10 मंडल है और 1028 कितने हैं? सूक्त माने जाते हैं। और प्रत्येक वेद के अगर देखें तो 4 भाग माने जाते हैं। कौन कौन से? संहिता माना जाता है, ब्राह्मण माना जाता है, आरण्यक और उपनिषद। ये आप देखें नोट बुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो वेदों के 4 भाग कौन कौन से माने जाते हैं? सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो वेदों के 4 भाग माने जाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 4 भाग हैं वेदों के। वेदों की व्याख्या जो है वो संहिताओं में की गई है और ऋग्वेद छंदों में रचा गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऋग्वेद में तो क्या है? छंद है, क्या है इसमें ऋग्वेद में श्लोक हैं। और यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित होता है यजुर्वेद। तो ये देखिए आपको सारे वेदों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। अभी सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री होती है, यानी जो भी श्लोक मंत्र जो गाए जाते हैं, यानी सामवेद जो है वो गायन से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है और जो जितने भी मंत्र होते हैं वो ऋग्वेद में शामिल होते हैं। तो सामवेद में आर्य जो मंत्र करते समय जो गायन करते हैं, जो श्लोक या मंत्र बोलते हैं, वो सामवेद में आते हैं। वही अथर्ववेद की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। इसमें विभिन्न प्रकार के विषय हैं। आप देखिए ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये काफी डिफरेंट है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यही पता होता है कि अथर्ववेद जो है वो जादू टोने से संबंधित है, परंतु इसमें अथर्ववेद में कितने सारे विषय इन्होंने दिए हैं कि ब्रह्म ज्ञान से संबंधित होता है, धर्म समाज निष्ठा से संबंधित होता है, औषधि प्रयोग से संबंधित होता है, शत्रु का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि सभी विषय इसमें किसमें होते हैं? अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। इसके उपरांत यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया उसे क्या कहा गया? तो उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया उसे क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो ये देखिए सारे ही पॉइंट आपको भी लग रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है। एक ही बुक में पैराग्राफ में ही कितने इंपॉर्टेंट डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही दिए गए हैं। अभी देखिए आरण्यक ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषय और नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। तो देखिए आरण्यक ग्रंथों में तो जो रचना ऋषियों ने वनों में रहकर की थी, लेकिन उपनिषद जो है वो उसमें नैतिक आचरण नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषद का मतलब ही क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना, तो ये ही उपनिषद होते हैं। तो इसमें नैतिक आचरण और गुण विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य की ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। अब देखिए वेदांग कितने होते हैं? तो टोटल अगर हम देखें तो वेदांग होते हैं 6 वेदांग होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल वेदांग कितने होते हैं? सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया और काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है। एक वीडियो मैं इसके लिए भी लेके आऊंगी, क्योंकि आपको खुद को पता होगा कि देखिए इस बुक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं ली है तो कोई नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अभी टोटल वेदांग कितने होते हैं? 6 टोटल वेदांग होते हैं, जिसमें कौन कौन से वेदांग है? तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 आपको याद होने चाहिए। तो 6 क्या होते हैं? वेदांग होते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये क्या है? ये जो है 4 उपवेद हैं। तो 6 क्या है? वेदांग है। और उपवेद कितने हैं? 4 हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद और कौन से? धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। जिसमें क्या है? तो जिसमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत और सैन्य विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये देखिए आपको ये जो पॉइंट है ये आपको नोटबुक में अपने नोट्स में जरूर लिख लेना है।
वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, इसमें मनु स्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वेदों के बाद में ऋषियों ने स्मृति ग्रंथों की रचना की थी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। रामायण और महाभारत महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश है। इसमें समाज, धर्म, राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा मैम पूरा ही पढ़ा रही है, तो आप बताइए, इसमें से कहीं कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं। सारे ही जो लाइंस दी गई हैं उसमें कुछ ना कुछ एक नया चीज आ रही है। तो देखिए, इसमें किसमें जो महाभारत और रामायण है वो एक महाकाव्य है। इसमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें समाज, धर्म, राजनीति, इन सभी की ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं। तो पुराण क्या है? प्राचीन काल के जो इतिहास हैं उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए, आप देखिए ये अब हर लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। टोटल 18 पुराण माने गए हैं, और हर एक पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी पुराणों से ही हमें प्राप्त होती है। इसमें मार्कंडेय ब्राह्मण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? मार्कंडेय पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन माना गया है। अब देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से हमें प्राप्त होती है। किससे? ये जो 18 पुराण है इनसे। और सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन अगर देखिए तो मत्स्य है। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट जो पुराण है वो इस बुक में लिखे गए हैं, वो तो आपको याद होने ही चाहिए। मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण। तो इसके 5 प्रमुख विषय हैं। कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित्र। तो ये 5 विषय भी आपको याद होने चाहिए। अभी देखिए, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया? हमने ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा। तो ब्राह्मण साहित्य में आपने देखा कितने इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। अभी नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, देखिए इसमें धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य पढ़ा हमने, बौद्ध और जैन साहित्य अब हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध साहित्य हम देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। अभी देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑब्वियसली रही है। बौद्ध साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जो इतिहास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ, अब देखिए आप ये कितना इंपॉर्टेंट है। प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध का त्रिपिटक जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है बौद्ध साहित्य में। कौन कौन से होते हैं त्रिपिटक? तो सुत्त पिटक होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों ही पिटक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पिटक आपको याद होने चाहिए। अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो देखिए, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म है उससे संबंधित है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनको कहते हैं त्रिपिटक। इनमें बौद्ध धर्म के जो हैं, अब त्रिपिटक में क्या दिया गया है? तो इसमें जो नियम आचरण है उनका बारे में बताया गया है। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म में जो भी नियम, जो भी आचरण जो साधु अपनाते थे वो सभी त्रिपिटक में बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर माने तो वो जातक ग्रंथ होते हैं। पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? त्रिपिटक माना जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर देखें तो जातक ग्रंथों को महत्वपूर्ण माना गया है बौद्ध धर्म में। इसमें क्या दिया गया? इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? जातक कथाओं में, जातक ग्रंथों में, कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इन सभी की बारे में जानकारी इसमें प्राप्त होती है। अब देखिए, टोटल जो जातक ग्रंथ है उनकी संख्या अगर पूछे तो कितनी है? तो 549 टोटल जातक ग्रंथों की संख्या बताई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 549 है टोटल जातक ग्रंथ माने गए हैं बौद्ध धर्म में। तो जातक ग्रंथ कितने हैं? 549, 549 है। और जातक ग्रंथों में जो है
वो गौतम बुद्ध के पूर्व जो जन्म है उनकी कथाओं का इसमें विवरण प्राप्त होता है। अभी पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में अगर देखें, पाली भाषा में मोस्टली बौद्ध ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, पाली में ज्यादा लिखे गए हैं। पाली भाषा में अगर अलग से कोई इंपॉर्टेंट जो बौद्ध ग्रंथ देखे तो मिलिंद पन्हो दिया गया है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दीपवंश और महावंश, ये तीन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के ग्रंथ। और कौन सी भाषा में है तो पाली भाषा में इनका विवरण प्राप्त होता है। अभी देखिए मिलिंद पन्हो ने यूनानी आक्रमणकारी कौन थे, मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है किसमें, मिलिंद पन्हो में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलिंद पन्नों में किसके बीच वार्ता का विवरण प्राप्त होता है। तो यूनानी आक्रमणकारी थे मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु थे कौन, नागसेन। इनके बीच में जो वार्ता हुई थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है मिलिंद पन्नों से। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया तो पाली भाषा में इसका विवरण प्राप्त होता है। वहीं दीपवंश और महावंश में क्या है तो दीपवंश और महावंश में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें किसका विवरण प्राप्त होता है तो सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन जो है वो दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। अभी देखिए पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ जो है वो लिखे गए थे। मैंने आपको बताया था अभी कि मोस्टली अगर देखें तो पाली भाषा में लिखे गए थे और संस्कृत में भी कुछ बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वहीं महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। तो महावस्तु ग्रंथ भी हमें ध्यान में रखना है। ये ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नो जो लिखा गया था वो लिखा गया था पाली भाषा में, आपको ध्यान में रखना है। परंतु महावस्तु ग्रंथ जो है उसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर जो आधारित विवरण है वो लिखा गया था किसमें, संस्कृत भाषा में। जबकि ललित विस्तार के लेखक ने गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है। मतलब ललित विस्तार के लेखक जो हैं उन्होंने गौतम बुद्ध को क्या माना है, दैवीय शक्ति के रूप में माना है और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन व्रत अंकित किया है। अभी देखिए और क्या दिया गया है बौद्ध साहित्य से संबंधित, मंजूश्री, मूल कल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद काव्य में भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए मंजूश्री, मूल कल्प का क्या है, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र। मंजूश्री और अश्वघोष दोनों ने क्या लिखा, बुद्ध चरित्र एवं सौंदरानंद काव्य लिखा। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। मंजूश्री मूल कल्प ने बुद्ध चरित्र लिखा और अश्वघोष के द्वारा सुंदरानंद काव्य जो लिखा गया उसमें ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है महात्मा बुद्ध के बारे में। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसमें देखिए जीवन चरित्र के बारे में तो आपने अभी देखा था कि ललित विस्तार में तो इनको दैवीय शक्ति बताया था और जीवन चरित्र के बारे में तो महावस्तु ग्रंथ में भी विवरण मिलता है। परंतु शिक्षाओं, जीवन चरित्र और उसके साथ में शिक्षाओं की जो जानकारी प्राप्त होती है वो मिलती है हमें अश्वघोष और मंजूश्री मूल कल्प के द्वारा रचित जो काव्य हैं। जैसे कि मंजूश्री मूल कल्प ने तो क्या लिखा, बुद्ध चरित्र और अश्वघोष के द्वारा सौंदरानंद काव्य। इसमें जो है इसमें जीवन चरित्र के साथ साथ में शिक्षाओं की भी जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में सत्य, कर्म और विरोचित कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है। मध्य एवं पश्चिमी एशिया जैसे कि तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि देशों में भारतीय बुद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया जिसमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री निहित है। अब देखिए आप खुद देखिए कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित कितने इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिए गए हैं। ये साहित्य है इसलिए इसमें मोस्टली चीजें साहित्य से रिलेटेड हैं। आप देखिए पूरा बौद्ध धर्म जो है हमें पढ़ना है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसमें आगे आएगा क्योंकि इसमें चैप्टरों में जितने भी चैप्टर हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। अभी बौद्ध साहित्य मैंने आपको पढ़ाया तो आपने खुद ने देखा कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी जैन साहित्य और देख लेते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य की तरह ही जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री हमें प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है।
तो देखिए जैन साहित्य में सबसे प्रमुख क्या है, आगम। इसके अंतर्गत क्या है, 12 अंग हैं। तो ये चीज आपको जरूर नोट डाउन कर लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण जो है जैन साहित्य में क्या है, आगम है। बौद्ध साहित्य में मैंने आपको बताया था त्रिपिटक और अंगुत्तर निकाय महत्वपूर्ण थे। जैन साहित्य में है वो आगम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 12 अंग होते हैं, उसके 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद होते हैं और सूत्र होते हैं, और एक नंदी सूत्र होता है, और एक जो होता है अयोग्य द्वार, और 4 मूल सूत्र इसमें शामिल है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें क्या क्या है, किसमें, आगम में। अभी देखिए इसकी रचना जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के लंबे समय के बीच में धार्मिक संगीतियों व व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। जैन साहित्य जो है वो किस भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी बौद्ध साहित्य हमने देखा था मोस्टली किसमें, पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखा गया था, परंतु जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट वर्मन, भद्रबाहु चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र ये महत्वपूर्ण है। तो ये बौद्ध जैन साहित्य आपको ध्यान में रखने हैं। कथाकोश हुआ, परिशिष्ट पर्वन पूछा गया है, भद्रबाहु चरित्र भी पूछा गया, कल्प सूत्र भी पूछा गया है और भगवती सूत्र भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट जो जैन ग्रंथ है वो हैं, जिसमें कि ऐतिहासिक विवरण हमें जैन ग्रंथ के बारे में प्राप्त होता है। वहीं आचारांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनके नियमों का संकलन इसके अंतर्गत आता है। परिशिष्ट पर्वन ने तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है। किसमें, परिशिष्ट पर्वन में। भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के साथ लास्ट समय में जब ये चंद्रगुप्त मौर्य है वो जीवन के अंतिम समय जब इनका आया था तो उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। अब देखिए बौद्ध धर्म में भी आप सभी को पता है कि अशोक ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में क्या, कौन सा धर्म ग्रहण किया था, तो जैन धर्म इन्होंने ग्रहण किया था। किसकी उसमें देखरेख में, तो जैन मुनि कौन थे, भद्रबाहु, जिन्होंने भद्रबाहु चरित्र लिखा था। इनके चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में की घटनाओं का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है कि सिर्फ भद्रबाहु चरित्र में, जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। अभी देखिए आप कहें तो कंटिन्यू, क्योंकि अभी ये आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये बाकी जो है ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपने देखा कि सारी ही चीजें इसमें कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों मुझे लगा कि आपको पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप इसमें रिस्पॉन्स करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तो मैं आगे ऐसे ही और वीडियो बनाऊंगी। तो वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट ग्रेड की अभी एग्जाम जून में है, तो आप सभी उसमें लगे होंगे। और हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।